स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु से CNBC आवाज लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये खास पेशकश आपके लिए स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में हम इन मोदी के दफ्तर से बेंगलुरु के जो बड़े चेहरे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के, जो एक तरह से एल्डर स्टेट्समैन हैं, उनके साथ बैठे हैं ये बात करने के लिए कि भारत की तरक्की की जो नई कहानी लिखी जा रही है उसमें बहुत साइलेंटली लेकिन बहुत फोकस के साथ बेंगलुरु के इकोसिस्टम में क्या काम हो रहा है, जो हिंदुस्तान को न सिर्फ एक जस्ट फेयर सोसाइटी बनाएगा बल्कि एक अमीर पैसे वाला देश भी बनाएगा। बेंगलुरु दिल्ली से बहुत दूर है, शायद इसीलिए यहाँ शांति से चुपचाप काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो हैं तो अपने अपने इलाकों में धुरंधर, लेकिन उनके बारे में शायद आप ज्यादा टीवी में मीडिया में रोजाना पढ़ते नहीं हैं। आइए कुछ ऐसे लोगों से हम आपको बुलाते हैं। मेरी बाई तरफ हैं शरद शर्मा, आई स्पिरिट के को फाउंडर हैं। इन लोगों को इन्होंने जो आई स्पिरिट बनाया है, कहते हैं कि हम लोग एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है इस सिलसिले को बढ़ाने के लिए कि स्टार्टअप इकोनॉमी को जो टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है कैसे मजबूत किया जाए। मदन पदकी हैं जो कि छोटे शहरों में और गांवों में काम करते हैं। हेड हेल्ड हाई नाम की संस्था से लोगों को ट्रेन करना, नौकरी दिलवाना या एंटरप्रेन्योर बनाना, ये उनका फोकस है। संजय जैन है हमारे साथ जो गूगल से खोसला लैब और बीच में आधार में काम कर चुके हैं और अब एक स्टेप जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला प्लेटफॉर्म है उससे जुड़े हुए हैं। मेरी दाईं तरफ है शंकर मारूवाड़ा जो UID के वन ऑफ दी बैकबोन थे, सीरियल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं और शंकर इस वक्त एक स्टेप के CEO हैं। मेरे साथ हैं वीरेंद्र गुप्ता, न्यूज हंट का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान में जो इंडिया और भारत की हम बात करते हैं उस भारत से जोड़ने के लिए भारतीय भाषाओं में खबरों का, कंटेंट का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है न्यूज हंट के नाम से। और विक्रम वैद्यनाथन मैट्रिक्स पार्टनर से जुड़े हुए हैं, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स कहते हैं इनको, जो कि इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो कि नया बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस से बाहर कुछ नया सोच रहे हैं और इन लोगों पर ये रिस्क लेते हैं, दाव लगाते हैं। आप सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शरद सर, मैं आपसे पूछूंगा, ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, हमारा इसमें जो एक कोर पॉइंट था वो ये था कि बेंगलुरु के इकोसिस्टम में कोई खास बात है। यहां पर आप लोग एक दूसरे को जिस प्रकार से मदद करते हैं, इस प्रकार का कल्चर हिंदुस्तान में दूसरी जगह हमको देखने में नहीं आता। ये यूनिक बात क्या है, क्यों है? बैंगलोर के पानी में कुछ है मेरे ख्याल से। नहीं, ये सच बात है कि बैंगलोर में लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है और ये नहीं कि सिर्फ बैंगलोर में ही है, अब ये सब जगह फैल रही है। अलग ये है कि आप देखिए ये जो करप्शन कैंपेन हुआ था उसमें सबसे पहले आई पेड अ ब्राइब, कुछ साल पहले जब वो बाकी भारत में फैला उससे पहले यहाँ बैंगलोर में आई पेड अ ब्राइब से शुरू हुआ था। आप देखिए यहाँ पे एक अगली इंडियन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक चौराहा ले लेते हैं या सड़क का कोई पोर्शन ले लेते हैं जहाँ जहाँ कूड़ा है और उसको खुद साफ करते हैं और मेंटेन करते हैं और वो अनोनिमसली करते हैं। वो आप ये अपने बारे में वो कौन है वो बताते ही नहीं, ना क्रेडिट लेते हैं। तो ये जो कल्चर है कि मैं अनोनिमसली सेल्फलेसली कुछ करूंगा जो पब्लिक गुड होगा, ये बहुत स्पेशल है बेंगलोर के लिए। आप टेक्नोलॉजी में ही देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है हैजगीक, जिसमें जो सबसे अकम्पलिश टेक्नोलॉजिस्ट है वो उसने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, वो सब औरों के साथ शेयर करेगा, बिल्कुल फ्रीली शेयर करेगा और लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं और फिर खुद एक्सपर्ट बनते हैं और उसमें कोई वो पैसा नहीं लेता। आई स्पिरिट भी इसी तरह है। तो ये कुछ पानी में है मेरे को लगता है यहाँ, बिल्कुल, कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सब मिलके एक सोशल कॉमन्स या पब्लिक गुड के लिए काम करने को तैयार है। बिल्कुल। शंकर, इस वक्त हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि एक प्रकार से स्टार्टअप की ये सेकेंड कमिंग है। IT सॉफ्टवेयर ने एक रिवॉल्यूशन लीड किया और दुनिया में बताया कि हिंदुस्तान को एक चेहरा मिला, लेकिन उसके बाद एक टर्म बहुत चलाया हम लोगों ने, बैंगलोर। उस टर्म को अब हम भूल गए हैं क्योंकि एक नई चीज हो रही है, एक नया बिल्कुल वेव आ रहा है। क्या खास बात है इसकी? इसमें 2-3 रीजंस हैं। पहले यह है कि जैसे बेंगलोर जैसे शहर में एक ट्रेडिशन है ऑलमोस्ट, जैसे कि अजीम प्रेम जी, नंदन निलेकनी जैसे लोग हैं जो डेकेड से सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं और हम लोगों के लिए रोल मॉडल्स हैं। तो एक ट्रेडिशन जैसा है। और जैसे शरद ने कहा
पानी के अलावा यहाँ का वेदर भी ऐसा है कि people don't mind coming together and sharing, and people are more peaceful that way. लेकिन आजकल जो हो रहा है कि a lot of professionals and others जो अपने खुद का personal success, they've achieved personal success, they are now going out and helping others in a selfless manner, जैसे शरद ने बताया था. And this is like is triggers of a reaction. मेरे को किसी ने हेल्प किया तो मैं दूसरों को हेल्प करूंगा, और क्योंकि मैंने दूसरों को हेल्प किया है वो औरों को हेल्प कर रहे हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव ट्रिगर दैट हैज हैपेंड, व्हिच आई थिंक इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक क्रिटिकल मास जैसे आ गई है, और इट इज नाउ ऑलमोस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हियर. सो इट इज पार्ट ऑफ द कल्चर नाउ इन बैंगलोर. बिल्कुल. एक चीज और हम देखते हैं आपने नंदन का या अजीम प्रेम जी का या शरद जैसे लोग, ये लोग एल्डर स्टेट्समैन हैं, और इन्हीं लोगों में से एक जो हम कह सकते हैं इस इकोसिस्टम के जो फर्स्ट सिटीजन्स हैं, उनमें से एक ने मुझसे कहा कि देखिए, हम लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आती थी, हम लोग प्रोडक्ट बना लेते थे, हमको बिजनेस उतना नहीं समझ में आता था. तो वो नॉर्थ इंडिया के ये जो बंसल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, अग्रवाल डायनेस्टी, इन लोगों ने आकर के बेंगलुरु में एक नया स्केल दे दिया है. ये जो समागम हुआ है, दोनों का जो मिलन हुआ है, वीरेंद्र गुप्ता इसके एग्जाम्पल हैं. ये ऑब्जर्वेशन सही है? पार्शियली सही है. जैसे अगर आप मुझे गुप्ता बोलते, मेरे पिताजी प्रोफेसर है फिजिक्स के, मुझे सिर्फ फिजिक्स और साइंस आती थी. बट आई थिंक जो बदलाव आ रहा है, जो बेसिक बदलाव है, पहले हम प्रोडक्ट्स बनाते थे बाहर के लोगों के लिए, आज की तारीख में हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए. तो जैसे आपका प्रोडक्ट आप जिधर बैठे हो, जहां प्रोडक्ट बना रहे हो, और आपके कस्टमर आपके आसपास है, बिजनेस से ऑटोमेटिकली फीडबैक लूप चालू हो जाता है. उससे आपको जो बिजनेस की जो वेलोसिटी है वो अपने आप आ जाती है. सो आई थिंक जो आप बोल रहे हो, एक बड़ा बदलाव जो हुआ है यहाँ, कि अभी इंडिया में जो प्रोडक्ट कंपनीज है वो इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, इंडिया के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रही है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है. बिल्कुल. विक्रम, क्या ये बात कही जा सकती है कि अब जो काम हो रहा है स्टार्टअप में, वो इंडिया को एक मार्केट देख करके हो रहा है, और ये बहुत यूनिक मार्केट है, लेकिन क्या उसमें जो आप जैसे लोग पैसे लगाने वाले हैं, वो सिलिकॉन वैली से इंस्पायर्ड आइडियाज को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या इंडिया फर्स्ट आइडियाज को लेकर के भी उतने ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? अगर आज की तारीख में देखें तो हम इंडिया फर्स्ट आइडियाज में ज्यादा एक्साइटेड है. दैट इज द ट्रूथ. एंड अभी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं. अभी 5-6 साल एंटरप्रेन्योरशिप वाइब्रेंट है. तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसे हैं जो, जैसे वीरू है, जोधपुर से आए हैं, और जब यहाँ प्रोडक्ट बनाने का सोचते हैं तो सोचते हैं कि जोधपुर में कैसे होगा, या अगर मैं कानपुर से आऊँ तो कानपुर में कैसे होगा. तो वो सोच रहे हैं कि, ये नहीं सोच रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में कैसे होगा, वो सोच रहे हैं अपने होम टाउन्स में कैसे होगा, और छोटे से छोटे शहर में कैसे यूज होगा. तो तब मार्केट एक्साइटिंग हो जाता है. तो तब आप कह रहे हैं कि अगर यूएस में आप 10-20 मिलियन लोगों का मार्केट एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे 100-500 मिलियन लोगों का मार्केट एड्रेस कर रहे हैं, तो जब मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ तो थोड़े नंबर में सोचते रहता हूँ, तो ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है. बिल्कुल. मदन, आप बिल्कुल यही काम कर रहे हैं छोटे शहरों में और गांवों में. तो ये जो हम लोग इंडिया और भारत की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इंडिया बहुत मार्केट है, तो भारत बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसमें इंडिया के इकोसिस्टम से लोग निकल करके भारत में कितना पहुंचे हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दोनों एक तरह की हैं, लेकिन मौके, उनको जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, वो कितना है वहां? एब्सोल्युटली. मेरे ख्याल में 2 चीज है. अपॉर्चुनिटीज बहुत है उधर, मगर awareness in India about opportunities in Bharat is very low. Right? On the other hand, there is a lot of aspirations of people in Bharat, and there is no access to those services. So, जो bridge बनवाना है between India and Bharat is a very important bridge to be built. So, actually coined a word called Rubenomics to bring the rural-urban economics together. And I think that building that bridge between India and Bharat by movement of technology, by catering to aspirations and creating opportunities there is a huge opportunity. And not just from a social sense, from a economic sense, from a commercial sense. And I think India's growth and our growth is dependent on how fast we can grow Bharat.
And my belief is that we need a lot more forums like this and conversations like this to push the frontiers of what we can achieve in Bharat. बिल्कुल, हमारा यही आइडिया है संजय, आप इसको और जो इन्होंने कहा आगे बढ़ाएं कि क्यों भारत को ये जानने की जरूरत है कि बेंगलुरु में जो हो रहा है वो अब इंडिया के नहीं, इसके लिए नहीं, भारत के लिए हो रहा है, और लोग कैसे आपके साथ जुड़ें। ये तो बहुत जरूरी है लोग जानें कि क्या हो रहा है और उसके साथ जुड़ें, क्योंकि जैसे मदन ने कहा कि एस्पिरेशनल वैल्यू तो है कि वो चाहते हैं कि जो वो देख रहे हैं जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उधर वो कैसे पहुंचें। तो ये मैसेज पहुंचाना कि वो कैसे जुड़ें इसमें, और जैसे मदन है जो ब्रिज बना रहे हैं उसको किस तरह से अपनी तरफ से उस पर पहुंचें, बहुत जरूरी है। तो जैसे आपका ये प्रोग्राम है ये तो इसी बात में मतलब बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। पर मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जो भी इंडिया के लिए कर रहा है, चाहे वो भारत के लिए नहीं कर रहा है, वो भारत भी पहुंचेगा। अब जैसे आप देखिए मेरे ही काम पे मैंने जब गूगल मैप्स में काम किया था तो वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, भारत के लिए नहीं था, दोनों के लिए ही था। इसी तरह जो अब जैसे आप न्यूज हंट देख रहे हैं ये भी दोनों तरफ जाता है, क्योंकि जो जरूरतें भारत में है वो इंडिया में भी हैं एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल। तो जब इंडिया और भारत की बात करते हैं तो तुरंत एक सवाल आ जाता है भाषा का, क्योंकि हमको लगता है कि स्टार्टअप की बातें, बिजनेस की बातें सब कुछ इंग्लिश में होती हैं, टेक्नोलॉजी है तो वो तो इंग्लिश में होगा ही होगा, और ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको खत्म करना है। वीरेंद्र, मेरा ख्याल है आप तो इसी पर काम कर रहे हैं, बताएं कि ये काम बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेज में है, आगे बढ़ा है, कैसे इस भाषा के रुकावट को क्रॉस किया जाए। तो किसी भी बिजनेस में आंकड़े देखने बहुत जरूरी है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम इंडिया की इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हैं। अब अगर उसके एक स्टेप नीचे जाएंगे तो इंडिया में 1.2 बिलियन लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेजी स्पीकिंग लोग सिर्फ 10% है। तो अगर जो आज इंडिया में मोबाइल इंटरनेट कस्टमर 100 मिलियन है, 100 मिलियन से 500 मिलियन पहुंच जाएंगे अगले 3 साल में, तो कोई भी बिजनेस अगर उन नेक्स्ट 400 मिलियन कस्टमर के पास पहुंचना चाहता है तो उनको उन कस्टमर्स की लैंग्वेज में, उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में हमारे पास 350 मिलियन हिंदी स्पीकिंग यूजर है, हमारे पास 120 मिलियन तमिल स्पीकिंग यूजर है, 90 मिलियन मलयालम स्पीकिंग यूजर्स हैं, 110 मिलियन कन्नड़ा स्पीकिंग यूजर है। तो हिंदुस्तान, जैसे हम बोलते हैं ना कि एकता में अनेकता में एकता, तो हिंदुस्तान कोई एक 1.2 बिलियन पॉपुलेशन का एक कंट्री है, लेकिन इसमें बहुत हेटेरोजेनियस मार्केट है, करेक्ट। तो कोई भी बिजनेस जिसको स्केल करना है या जिसको पहुंचना है इतने सारे लोगों के पास, उसको कस्टमर की भाषा में बात करनी पड़ेगी, कस्टमर आपकी भाषा में बात नहीं करेगा। हमने जो हमारा एग्जाम्पल लिया न्यूज एंड पे, जो हम न्यूज और ई बुक सब लोगों को देते हैं उनकी लैंग्वेज में 13 भाषाओं में, हमें देखा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 5% यूसेज अंग्रेजी में है, 95% यूसेज देश की विभिन्न भाषाओं में है। और उसकी वजह से हमें देखा है कि आज 1000 लोकेशन से लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और मोबाइल ऐप को एक्सेस करते हैं। ये शरद जो बात कह रहे हैं कि इंग्लिश तो बहुत छोटी सी दुनिया है और अब भारत से जुड़ना है तो भाषा वाला एक बड़ा हर्डल क्रॉस करना होगा। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और भारत को जोड़ने में भाषा एक रुकावट है, या वो जो एक टोटल इनेबलिंग सिस्टम की मैं पहले भी बात कर रहा था वो रुकावट है, उसको कैसे क्रॉस करें? भाषा तो एक है ही जरूरी बात, पर दूसरी ये है कि एक जो सोच जो चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए जो बैंगलोर का जो आप स्पेशल बात कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे सभी लोग मिडिल क्लास हैं, वो बिलियनर भी बन जाते हैं तो भी मिडिल क्लास वैल्यूज अपनी मेंटेन करते हैं। तो यही एक ही जगह मेरे को लगती है भारत में, जहां पे अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो वो आदमी ऐसे चलेगा जैसे उसके पास 5 रुपए, वो नहीं आपको बताएगा उसके पास 10 रुपए हैं। और आप दिल्ली में जाएं, मैं दिल्ली को थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकता हूं क्योंकि मैं वहीं बड़ा हुआ और पला, और तो दिल्ली में आपके पास 10 रुपए है तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आप दिखाएं कि आपके पास 20 हैं, 30 हैं। तो ये जो मिडिल क्लास फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए वो एंटरप्रेन्योर की सोच को कैसे बदलता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो यहां पे जो एंटरप्रेन्योर बना वो मिडिल क्लास आदमी था या जना था, उसने एजुकेशन किसी तरह हासिल करी, एजुकेशन के बल पे उसने कुछ अचीव किया। जब उसने कुछ अचीव किया फिर वो बोलता है चलो मैं और कोई प्रॉब्लम जाके सॉल्व करता हूं, और वो क्या लेके आता है अपने पास, उसके पास पैसा नहीं पर उसके पास कुछ एक्सपर्टीज है, तो वो एक्सपर्टीज अपने स्टार्टअप के अंदर डालता है। तो ये जो तरीका है ये जिसमें धंधा फर्स्ट नहीं है,
धंधा फर्स्ट नहीं, एक्सपर्टीज फर्स्ट है। तो ये जो सोच है ये कहीं पे भी हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंगलोर में हो, आप जयपुर में आप और देख भी रहे हैं, जयपुर में, बेलगांव में, छोटी छोटी जगह में लोग यही चीज कर रहे हैं कि मैं कैसे सीखूं, क्योंकि आज सीखने के तो बहुत ही तरीके हैं। आपको स्कूल ना भी हो, आप इंटरनेट पे सीख सकते हैं, आप नोबेल प्राइज विनर्स के कोर्सेज कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो आप सीखें, अपने आप को कुछ बनाएं और फिर और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये जो सोच है ये सिर्फ बैंगलोर में नहीं रहेगी, मुझे लगता है सब जगह फैलेगी। ये बैंगलोर सिर्फ उसका हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल, जैसा हमने भी कहा कि बैंगलोर दरअसल इस इकोसिस्टम की राजधानी है और छोटे शहरों में, दरअसल आपने जयपुर का नाम लिया या कोटा हो या बनारस हो, गुड़गांव में अब एक प्रकार का इसी रास्ते पर चलने की कोशिश हो रही है। चर्चा करेंगे कि दरअसल इस क्रांति को और कैसे जगाया जाए और क्या ये सवाल उठाना मुनासिब होगा कि दिल्ली से दूर, सरकारी रेगुलेशन से दूर और ऐसे एक दूसरे की मदद का माहौल जो है वो और जगह कैसे पनपे। तो उसमें वरदान ये है कि आप दिल्ली से और राजनीति से कितने दूर हैं जहां क्रिएटिविटी को एक मौका मिलता है। क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर है? समझेंगे इस ब्रेक में। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो तरक्की की नई कहानी है और एक समृद्ध देश बनने की कहानी है वो किस तरह से बेंगलुरु में लिखी जा रही है और सबको उसको फॉलो करने की जरूरत है। एक सवाल विक्रम मैं आपके पास लेकर के आना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी से जनरली एक जो लार्जर जनता होती है उसको डर लगता है। जो छोटे बिजनेसमैन हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का देश है, लेकिन उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक नर्वसनेस है, कैसे अडॉप्ट करें, कहां से शुरू करें। और जब तक वो नहीं करेंगे तो बिजनेस को ये अगला बूम नहीं मिलेगा। उसके एग्जांपल हम अपने सामने देख रहे हैं कि ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है इस देश में। तो आप ये बताएं कि कैसे टेक्नोलॉजी के बारे में उनका मन खुले और वो अडॉप्ट करें। तो एक्चुअली उनका मन खुल गया है। वो क्यों खुला है? क्योंकि जो छोटा बिजनेसमैन है वो सबसे अच्छा फोन उन्हीं के हाथ में होगा। जो सबसे अच्छा फोन होगा वो उन्हीं के हाथ में होगा। और सबसे अच्छे फोन में वो सबसे पहले, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो मैं जब कोई भी एंटरप्रेन्योर मेरे को यहाँ के टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर मेरे को मिलते हैं, कहते हैं क्या बनाए इनके लिए, तो मैं तो आप देखो कि वो व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं। तो वो व्हाट्सएप के जरिए वो ऑलरेडी अपना खुद का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी रोज की अकाउंटिंग उस पर कर लूंगा, अपनी सेल्स रिपोर्ट मेरे को मिल जाएगी, मैं अपने कस्टमर को मार्केटिंग कर दूंगा। ये सब वो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। बट वो अपनी ही तरीके से कर रहे हैं, वो छोटे छोटे तरीके से कर रहे हैं। बट अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए यूजफुल हैं, जैसे अकाउंटिंग है, राइट। अकाउंटिंग तो वो एक्चुअली वो मोबाइल फोन पे ही करना चाहते हैं, वो पीसी पे करना ही नहीं चाहते, पीसी है ही नहीं उनके पास। तो मोबाइल फोन के जरिए वी कैन एक्चुअली गेट दिस टेक्नोलॉजी एंड तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एमस्वाइप जो हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है, तो वो एक मोबाइल पॉस बनाती है जहां से वो फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे छोटे एंटरप्रेन्योर से, तो कह रहे थे पहले ये एक बड़ा सा मशीन होता था जो यूज कर सकते थे, तो ये छोटा मशीन क्यों यूज करते हैं? वो कहते हैं ये तो मोबाइल फोन के साथ है। तो मोबाइल फोन से वो डर हट जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन रोज यूज करते हैं, तो वो डर हट जाता है। तो उसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ड्राइव कर सकते हैं हम। बिल्कुल, और इसका मकसद ये होना चाहिए शंकर कि किस तरीके से, अगर एक प्रॉब्लम हिंदुस्तान की एड्रेस करनी है तो वो है जॉब क्रिएशन, क्योंकि टैलेंट है, कमाल का इंटेलिजेंस है, बस इनको मौका चाहिए। उसमें टेक्नोलॉजी और कैसे रोल प्ले करे उसी भारत के लिए। पिछले 2 दशकों में भारत में एक अच्छी चीज हुई है कि आप इंडिया में हो या भारत में, दोनों की उम्मीदें, एस्पिरेशंस एक ही हैं। अगर आप बॉम्बे में हो या जबलपुर में, दोनों का आइडल मार्क जकरबर्ग, जैसे एक गुड़गांव में कोई गांव वाले ने बोला जगर बगर। तो द एस्पिरेशंस आर द सेम। फर्क यह है कि एक के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सेस टू फैसिलिटीज, दूसरे के पास वो कम है। तो ऐसे माहौल में टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट लेवलर, इट्स द अल्टीमेट डेमोक्रेटिक टूल। जैसे कोई बैंक में जाता है
आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन जो एटीएम है उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन है सामने है। लाइकवाइज एज विक्रम टॉक्ड अबाउट मोबाइल एंड शरद एंड संजय आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि अगर आप मोबाइल के द्वारा पैसे रिसीव करें और ट्रांसफर करें तो हमें जो रिसोर्सेज हैं बैंक बनाने में, एटीएम बनाने में, वो उसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो मोबाइल फोन है, जैसे टेलीविजन है, ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत के लोग दे अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, दे एम्ब्रेस इट मच मोर देन इन इंडिया बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ इट इन गिविंग देम द अपॉर्चुनिटीज जिससे वो अपने उम्मीदों को चेज कर सके। सो दैट्स व्हाई आई थिंक टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the bridge that Madan was talking about. Just to add to what he was saying, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम तुमकुर में काम कर रहे हैं, इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकलते हैं 8th और 10th स्टैंडर्ड फेल स्टूडेंट्स who we put them through a 4 to 6 month transformation program and we are able to transform them to be English speaking, computer literate, mobile operating, confident youngsters. हम एक आई केयर की प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग अ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट इन थिंग 20 of them carry mobile phones and in the last 2 months we've screened 8,000 villagers for eye defects, refractive errors, right up to diabetic retinopathy. We have discovered almost 80% of them have eye defects and for 90% of them they had never got their eyes tested before, right? And we are now supplying spectacles to them. And they are paying much higher than what we had expected for the spectacles. जो 200 रुपए की spectacles है वो नहीं खरीद रहे हैं. They are buying the 600 rupee spectacles. In this model, our 10th standard dropout kids have all become. They feel happy that हम जब गाँव जाते हैं, people are calling us doctor साहब आगे, right? So just the mobile technology has elevated them from a 10th standard fail to a doctor equivalent. बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो किसी मित्र ने बताया कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ 12,000 नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, और दुनिया में सबसे ज्यादा आंख से जुड़ी हुई समस्याएं भारत में लोगों को है, करीबन 80 लाख का आंकड़ा होगा अंदाज। तो संजय, आप ये बताएं कि अभी जो हम बूम देख रहे हैं ये ट्रांजैक्शन के स्पेस में, कि पहले आप दुकान में जाते थे अब ऐप से खरीद कर रहे हैं, ये सिर्फ उतने तक है या सोशली अवेयर जो इंडिया की प्रॉब्लम है खास करके हेल्थ और एजुकेशन में, उसमें बहुत कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है वो? इन सब एरियाज में काफी बढ़ोतरी है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो फर्स्ट स्टेप है। आप देखिए लोग खरीद रहे हैं अपने फोन पे, वो एक छोटी सी बात है, अभी उसका काफी बूम चला है। पर अभी नेक्स्ट स्टेज आप देखिए, पेमेंट्स की बात हुई थी कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पीयर टू पीयर, मतलब आप अपने दोस्त को पैसे भेजिए या रिसीव कीजिए रिलेटिव से, वो चाहे कहीं भी हो, मोबाइल से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मदन ने बताया कि जो एजुकेशन और हेल्थ में एप्लीकेशंस हैं, आप कहीं से भी आप एक्सेस कीजिए। आप चाहे आपके पास कोई अच्छा स्कूल नहीं हो, लेकिन आपके पास तब भी जो सबसे अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था है वो आपके मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। और इसी तरह जो हमारी अपलेवलिंग होगी पूरे इंडिया की, मोबाइल के थ्रू ही होने वाली है। ये तो बहुत ही पक्की बात है। इसमें जनता भी देख रही है। आप जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन है उसमें स्मार्टफोन पेनिट्रेशन देखिए, वो इस गति से बढ़ रहा है कि क्योंकि लोग जानते हैं कि यही उनके लिए वो रास्ता है जिससे कि वो अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं और आगे बढ़ें। तो ये हम तो देख रहे हैं सब जगह। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है वो भी यही देख रहा है और वो कह रहा है कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं जिससे कि लोगों की समस्या सुलझाई जाए और वो मेरे प्रोडक्ट को यूज करे। तो सबसे पहले तो जैसे वो ट्रांजैक्शन वाले थे वो तो आ ही गए, अब आप आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल शरद, इसको थोड़ा एजुकेशन की बात हुई और ये कि मोबाइल एक एम्पावरिंग टूल है लोगों के हाथ में, ये तो लोगों को पता लग गया है। लेकिन अब इसका इफेक्टिव इस्तेमाल हो सके तो कहते हैं कि सिलिकॉन वैली में 30% पॉपुलेशन इंडिया के लोगों की है। सिलिकॉन वैली में जो होता है वो 24 घंटे में बेंगलुरु में हो जाता है, शायद न्यूयॉर्क में नहीं होता होगा, वो दूर है उनके लिए। ऐसे में हमारे पास वो जो पाइपलाइन चाहिए अब इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी टैलेंट के पर्सपेक्टिव से, स्किल के पर्सपेक्टिव से हम कहाँ हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी सामने है लेकिन लोगों की कमी दिखती है। देखिए,
जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने एक बहुत अच्छा चीज करी कि हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बन गए, और उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमारे लीडर्स निकले हैं जो ग्रास रूट से निकल के अब इंपॉर्टेंट लीडर्स बन गए। पर अब जो हो रहा है, अब एक अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेसी आ रही है। जैसे संजय बोल रहे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप आज की तारीख में आप पहले देखिए, आप एक बारी मैं रामानुजन की स्टोरी बताता हूं। रामानुजन बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हार्डी को, आप चिट्ठी पहुंची, हार्डी ने जवाब दिया और उसकी वजह से रामानुजन डिस्कवर हो गए। पर उसमें देखिए कितना मुश्किल था। हो सकता है चिट्ठी पहुंचती नहीं, हार्डी जवाब नहीं देते, आगे बात नहीं बढ़ती। तो इस तरह हमारी सोसाइटी में कई सारे रामानुजन्स हैं जो पिछले 60 साल में डिस्कवर ही नहीं हो पाए। पर आज की तारीख में क्योंकि जो रेवोल्यूशन संजय बता रहे हैं, उसकी वजह से हर एक रामानुजन जो है वो डिस्कवर होगा, उभरेगा और अपना जो उसका फुल पोटेंशियल है वो पूरा हासिल कर सकता है। ये जो हो रहा है भारत में, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हुई, क्योंकि इन दोनों चीजों से ये एक लोग जो हैं जो डिसफ्रेंचाइज थे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो अपने टैलेंट के मुताबिक, पहले पॉलिटिकल टैलेंट में, अब वो एजुकेशन के टैलेंट से वो उभर के ऊपर आ सकते हैं और अपना फुल पोटेंशियल को कर सकते हैं। अब इसको अगर आप उसको अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है। तो मेरा मैसेज बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ये है कि आप अपनी किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप पढ़ें और कुछ बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपके टीचर की नहीं, आपके पेरेंट्स की नहीं, आपकी है। क्योंकि अपने फोन पे आप बैठ के आप वही कोर्स कर सकते हैं जो दुनिया में कोई और कर रहा है। और एक चीज मैं और बोलता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट कोर्स, पीटर नॉर्विक करके एक प्रोफेसर है, उनका कोर्स यूडासिटी पे फ्री अवेलेबल है। अब वो स्टैनफोर्ड में भी पढ़ाते हैं, वो सेम टेस्ट स्टैनफोर्ड वालों को भी देते हैं, और जो लोग कोर्स कर रहे हैं इंटरनेट पे उनको भी देते हैं। और जो स्टैनफोर्ड वाला, उन्होंने पिछली बार कुछ साल पहले जब ऐसा पहली बार किया, तो उनकी क्लास का जो स्टूडेंट था जो $60,000 उस साल दे के स्टैनफोर्ड में घुसा, वो 49th स्कोर किया। 48 people outside in the other parts of the world scored higher than the first person in Stanford. बिल्कुल। तो ये जो चीज है, ये भारत को बदल देगी, और उसके लिए बच्चों को ये एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेनी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर अगर मोबाइल हाथ में है तो दुनिया का श्रेष्ठतम एजुकेशन आपके लिए उपलब्ध है। और ब्रेक के पहले सिर्फ पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे हम कि अभी हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका बच्चा अगर स्टार्टअप में नौकरी करने की रिस्क ले रहा है तो उसको आने से मत रोकिए। छोटा सा ब्रेक। पास पर आप देख रहे हैं स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु से हम लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं आपके सामने कि यहाँ के स्टार्टअप की जो दुनिया है उससे पूरे हिंदुस्तान को क्या सीखना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए। जाने के पहले ब्रेक में हम चर्चा कर रहे थे कि इंडियन फैमिलीज जो हैं अपने बच्चों के लिए जॉब के लिए परेशान हैं, फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री, MBA वगैरह की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सुनते हैं कि लोग इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, जो अभी शरद ने बताया, और उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं। बड़ा जरूरी है पूरे देश के लोगों को बताना कि अब जो नए मौके हैं वो शायद फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर ज्यादा हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करें मदन? इसमें वन इज द अवेयरनेस इटसेल्फ दैट देयर इज a lot of opportunity in the startup world. You know, just as an example, जब मैंने एक कंपनी शुरू किया था 2000 में, after 2 years, my parents refused to attend any social function. They said, नहीं, क्या जवाब दूं? Right? They said, MBA करके आपका, बेटा घर में बैठा है. What is he doing? Right? But I see that change happening now. Being in a startup has become very aspirational, and I think that we have to keep increasing. That it is not about just an opportunity for today, but you're trying to build the Bharat that we've been talking about. And my sense is, I was recently speaking at one of the premier management institutes. I said, not only have all of you students studying here,
you have to aspire to be entrepreneurs. I said you have an obligation to be entrepreneurs because we need many more job creators. So if the intelligent, smart students of today all stand in a queue with their resume saying मुझको नौकरी चाहिए, नौकरी खड़ा करने वाला किधर है? I think that is the biggest thing that we have to bring out and say that there is an ecosystem, जो शरद ने बात कह रहा था, that there is a wonderful ecosystem that's developing, which was not there 10 years ago. And that ecosystem should encourage more and more risk taking, should encourage more and more job creators. जी बिल्कुल। शंकर, आप अभी एक बात कह रहे थे, हम लोग जब ब्रेक में थे, कि कैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऑटोमेशन के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और हिंदुस्तान में ऑटोमेशन से ज्यादा एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। जरा ये एक्सप्लेन करें। हाँ, जैसे डेवलप कंट्रीज में फोकस ये है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। तो अगर कुछ काम 10 लोगों से हो रहा है, क्या वो एक आदमी कर सकता है? तो टेक्नोलॉजीज से ऑटोमेशन करके जो काम 10 लोग करते हैं, अब उससे 1-2, तो वहां पे उनका वो फोकस है। लेकिन इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर एम्पावरमेंट। जो लड़का स्कूल जा रहा है, जिसके घर में ज्यादा किताबें नहीं हैं, स्टोरी बुक्स, जैसे हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं स्टोरी बुक लेके बैठते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको स्टोरीज रीड करते हैं, तो उस बच्चे के पास अगर ऐसा मौका ना हो तो क्या स्मार्टफोन के जरिए, जिसमें स्टोरीज हैं, स्मार्ट आजकल टेक्नोलॉजीज हैं जो वो स्टोरी स्मार्टफोन पढ़ेगी, वॉइस रिकग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह, ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि माँ को वो पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझा सकती हैं। इससे द मदर इज एम्पावर्ड टू टेक पार्ट इन द चाइल्ड्स एजुकेशन, otherwise which she can. So using technology in that manner, I think that is an opportunity where India can lead the world. जैसे आधार भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्रीज में डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी हमने लेके फॉर सोशल बेनिफिट, टू गिव एवरी सिटीजन an identity and benefits out of that. So a lot of use cases like that coming out, and we should encourage that in the coming years. बिल्कुल। एक पॉइंट आप में से जो भी रिएक्ट करना चाहें करें, लेकिन मैं वीरेंद्र के पास पहले आता हूं कि अभी रिस्क की बात हो रही थी कि अब रिस्क लेने के लिए इतना खुल गए हैं लोग, और एक टर्म लगातार सुनते हैं आजकल, फेल्योर, और सुनते हैं कि बेंगलोर में तो आजकल फेल्योर पर प्रीमियम है। ये क्या मसला है? तो ये क्वेश्चन जो आपने पहले संजय से पूछा था कि लोग सेफ नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, और ये दोनों लिंक्ड है। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। जैसे हम अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो लोग हैं जो नौकरी में हैं, तो जो नौकरी में लोग हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम स्टार्टअप में जाओ, क्योंकि जो आप वहां सीखोगे वो फ्यूचर में आपका जॉब सिक्योरिटी रखेगा। और जो दूसरे लोग हैं, विच इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जो बिजनेसमैन है, जिनके बच्चे लास्ट 20 साल से उन्होंने बोला IT रिवोल्यूशन है तो आप पढ़िए, वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं स्टार्टअप में जाइए, 3 साल काम कीजिए, फिर अपना बिजनेस बनाइए। तो ये 2 ट्रेंड में ये बहुत जबरदस्त देख रहा हूं। और जो तीसरी बात है, जो यूथ है आज का, जो आप बोल लो जो अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसको तो फेलियर और डर नाम की चीज पता ही नहीं है। वो तो बोलता है मुझे करना है तो मून शॉट करना है, डिस्ट्रप्शन करना है। तो ये चीज मेरे हिसाब से कि अगर हमको कुछ चीज बहुत ही फंडामेंटली चेंज करनी है तो ये जज्बा बहुत जरूरी है। एंड फेलियर इज रिस्पेक्टेड। मतलब वो होता है ना, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। फेलियर उसी का एक फेलियर सक्सेस उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल। फेल्योर का मतलब है कि आदमी ज्यादा तपा पका हुआ है। तो बेंगलुरु में ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि आइए हम तो आपको सचमुच प्रीमियम पर जॉब देने के लिए तैयार हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल। तो हम बेंगलुरु में एक नई सोच कोशिश कर रहे हैं। मैं आप अगर परमिशन दे तो मैं शेयर करना चाहूंगा। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आप पहले ये था कि भाई आप 4 धाम जाइए, आप हज जाइए, अब हम बोल रहे हैं कि आप एक बारी एंटरप्रेन्योर जरूर बनिए। वो आज के जमाने के 4 धाम वो इसलिए है। देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप एक बहुत टफ प्रॉब्लम लेते हैं, एडवर्सिटी। अब ये जो एडवर्सिटी है वो आदमी को या तो बिल्कुल तोड़ देती है या उसको मजबूत बना देती।
ये क्या करती है, ये उसी आदमी की चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप एडवर्सिटी को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं या आप उसको एक कर्स की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि वो सिखाती है कि आप उसको गिफ्ट की तरह ट्रीट करें, और जब आप गिफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं आप लर्न करते हैं कि आपके अंदर ही जो लिमिटेशंस हैं उन्हीं को ओवरकम करना है। तो जब आप उनको ओवरकम करते हैं तो आपका प्योरिफिकेशन होता है। अब देखिए, प्योरिफिकेशन के लिए तो आप 4 धाम जाते हैं ना, तो आप इसलिए आप आज की तारीख में आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, यही तरीका है आज मॉडर्न डे प्योरिफिकेशन का। बिल्कुल। एक बात और सुनते रहते हैं, ये सवाल विक्रम के लिए परफेक्ट होगा कि वैल्यूएशन, इतने पैसे आ गए, उतने पैसे आ गए, इस राउंड की फंडिंग हो गई, उस राउंड की फंडिंग हो गई। फिर अब कुछ लोग कहने लग गए हैं कि ये बहुत ज्यादा हाइप तो नहीं है। दूसरी तरफ ये सुनते हैं कि नहीं, एक्चुअली आइडियाज ज्यादा चाहिए, पैसा बहुत पड़ा हुआ है। जरा ये वाला पर्सपेक्टिव समझाइए, ये वैल्यूएशन और फंडिंग, और आप लोग जो कहते हैं और बढ़ो और दौड़ो ताकि जल्दी से आईपीओ में जाओ और हम एग्जिट हो जाएं, जरा ये समझाइए। मैं पहली बात ये कहूंगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीजिए और उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए, वैल्यूएशन आ जाएगी। दैट इज द, अभी किसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम है, ये सब डिबेट की बात है, राइट। मार्केट में भी यही होता है, कई कंपनी की थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा होती है, थोड़ी कम होती है। ये पहली बार ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रहा है तो ज्यादा छप रहा है, बट उसकी वजह से ये मत इग्नोर करिए कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो रियल प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं, राइट। अगर एजुकेशन को ले रहे हैं, हेल्थ को ले रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं, दीज आर द कोर प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। कि हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस नहीं है, हमारे पास एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, हमारे पास हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है, राइट। और इससे आप बड़ी कंपनी बना सकते हो क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है, और उस बड़ी प्रॉब्लम में हमारे जैसे लोग हैं जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, और उसके लिए उसकी कमी नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे अगर अभी सेफ्टी नेट थोड़ा ज्यादा हो गया, जैसे अभी आपने कहा था ना, जैसे वीरू और हम साथ में काम करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कितना टफ है और वो एडवर्सिटी के साथ जूझ सकते हैं, वो एडवर्सिटी में हटते नहीं है। तो वो सेफ्टी नेट भी आ गया है, जैसे कि अगर आप फेल्ड एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको जॉब ज्यादा अच्छी मिल जाएगी और ज्यादा प्रीमियम सैलरी पे मिल जाएगी। इसी कमरे में साल में 2 बार एक बहुत अच्छा हैकाथॉन होता है। उस हैकाथॉन में कोई मैटर नहीं करता आप कहां से पढ़े हुए हैं, आप आईआईटी के पढ़े हुए हैं, छोटे से कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या नहीं है, आपके क्या एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, कोई मैटर ही नहीं करता। आप भाई उस वीकेंड में आप कुछ बना सकते हैं, आप बना सकते हैं तो दिखाओ। अगर आप दिखाते हो तो आपको हाथ के हाथ जॉब मिल गई, वो भी इस इनमोबी जैसी कंपनी में। आप इस इनमोबी में देखिए कितने सारे लोग हैं जो इसी रूट से आए हैं। तो ये जो मजा है कि आप नई आईआईटी में घुस पाए, कोई बात नहीं, आप पढ़ लिख के कुछ अपने आप को बना लो। अगर आप बना लोगे, आप हैकाथॉन में आके आप बैंगलोर में एक हफ्ते में कम से कम 5 हैकाथॉन होती है, और आप उन हैकाथॉन्स में आपको कहीं ना कहीं तो आपको उसी हफ्ते में नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए, आधार ने एक हैकाथॉन किया, अब उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए बताओ? हमने एक्चुअली 2 हैकाथॉन किए थे। पहला वाला हमने किया था कि लोग हमारे ऑफिस में आके करें, तो उसमें हमारे पास 1000 अर्जियां आई। 1000 में से हमने किसी तरह 100 को सेलेक्ट करके बुलाया और उस वीकेंड में 30 एप्लीकेशन तैयार हो गई। अगली बार जो हैकाथॉन किया गया वो किया गया ऑनलाइन। उसमें 5000 लोग प्रोग्राम कर रहे थे एक वीकेंड को, और एंड ऑफ द 5000 लोगों हमने 1600 टीम बना। क्या ये कहना ठीक है कि दरअसल टैलेंट क्रंच नहीं है, बस प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, लोग मिलते हैं? बिल्कुल, एक तो प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए और दूसरा मतलब लोग तो हैं ही। तो मेरा ख्याल है कि इस थीम को बढ़ाने के लिए शरद जी बड़ा जरूरी है कि हैकाथॉन अब बेंगलुरु के बजाय बनारस में या बीकानेर में या बरेली में ऑर्गेनाइज किया जाए। बिल्कुल, ये जो ऑनलाइन था, ऑनलाइन सब जगह लोग, सारे कंट्री से लोग आए। ऑनलाइन था, 5000 लोग आए थे पूरे कंट्री से। मतलब आप कहीं भी हो, जो विनिंग टीम्स थी वो एक तो शायद बैंगलोर की थी, पर जो हमने इवैल्यूएट किए आगरा से थे, बरेली से थे, पटना से थे, एक पटना से, चलिए पटना के बाहर एक गांव से भी थे टीम। आगरा, बरेली, पटना के लोग इस ऑनलाइन हैकाथॉन में अगर कामयाब हो रहे हैं तो जाहिर है कि स्टोरी अब भारत की स्टोरी बनती ही जा रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद समझेंगे कि दरअसल आगे का रास्ता क्या है और उसमें से सीखने के लिए, कॉपी करने के लिए तमाम नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मौके हैं जो बेंगलुरु से सीखा जा सकता है। छोटा सा
बेंगलुरु स्टार्टअप राजधानी क्यों है और किस तरीके से स्टार्टअप की जो नई क्रांति है वो पूरे भारत को बदल डालेगी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा के आखिरी सत्र में मेहमानों का फाइनल कमेंट लेने के पहले हम चलते हैं हर्षदास सावंत के पास, जो ऑडियंस में से कुछ सवाल लेंगे। जी संजय, जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि भारत और इंडिया के बीच टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और उन्हीं में से एक है मुकुंद, जो मैं बता दूं हमारे ऑडियंस को मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 के विजेता रहे हैं, जो सीएनबीसी आवाज की एक मुहिम है नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देने की। आप इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं मुकुंद। Yeah, so we give low-cost computers to startups and students across the country. So everyone is talking about mobile, लेकिन to enter this knowledge economy or the startup economy, computers are still very important. So how do you see the government can encourage the penetration of computers across the country, or what enterprises can do to do it? कौन जवाब देना चाहेंगे? संजय जी, शरद? मैं अगर इस सवाल को यूं कह दूं कि कंप्यूटर और लैपटॉप की जरूरत बची है क्या, उनका कहना है। तो इसमें इस क्वेश्चन के दो भाग हैं। अगर किसी को जैसे मान लो अपने जमीन का खाता एक्सेस करना है किसी गांव में, या अपना कोई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का रिजल्ट एक्सेस करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल पे हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं अगर किसी को कोडिंग करनी हो, अगर किसी को एक नया कुछ अपने कुछ नया प्रोग्राम बनाना हो जिससे कि कुछ सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उसके लिए आदमी को कंप्यूटर चाहिए। बट उसके लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। आपके पास एक नॉर्मल पीसी हो, आप अमेजॉन पे $1 से सर्वर खरीद सकते हैं, बैंडविड्थ अवेलेबल है, वायरलेस बैंडविड्थ अवेलेबल। जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो हम सिर्फ मोबाइल टर्मिनल की बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं मोबाइल से डेटा एक्सेस। तो अगर जो इंजीनियर कहीं भी बैठा हो, थ्रू वायरलेस इंटरनेट ही कैन एक्सेस टू क्लाउड कंप्यूटिंग, करेक्ट। तो उसके पास एक छोटा टर्मिनल होना चाहिए, उसके पास वो स्मार्टफोन से ही कैन लर्न एनी लैंग्वेजेस एंड ही कैन कोड। दैट इज माय आंसर टू यहाँ पर मोहित भी हैं जो रेवरी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। और संजय, जो आप कह रहे थे कि सिर्फ 10% का ही हिस्सा लोग इंग्लिश में एक्सेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को या फिर गूगल को, लेकिन ये वो कंपनी है जो एक्चुअली वो भाषाओं के जरिए अपनी पहुंच, टेक्नोलॉजी की पहुंच बढ़ा रही है। मोहित, हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द इनसाइट्स. The question which I have is, obviously there is a business aspect to what Reverie is doing and what other companies in language space is doing. But what can be done next so that this becomes an aspect of, it can be a CSR activity for any of the companies. Just to give you an example, in Mobi, hackathon kara sakta hai just to have multilingual apps. Not for the users like me or anybody in Bangalore, but tier 2, tier 3 और गांव में जो लोग हैं उनके लिए. So what are the challenges which the industry is seeing, and how can it be a part of a CSR of any of the companies? एक कॉन्सेप्ट है चैलेंज ग्रांट्स का. चैलेंज ग्रांट्स में यह है कि कोई मोस्टली गवर्नमेंट्स या इवन कंपनीज कई बारी वो एक प्रॉब्लम को पकड़ती हैं और उसको डिफाइन करती हैं और उसको मोटिवेट करने और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप सॉल्व करें, एक चैलेंज ग्रांट दे देती हैं. तो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज ग्रांट है, वो टीबी के साथ है. टीबी में अगर आपको किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, वो 6 महीने अगर मेडिसिन ले, वो तो गारंटीड है कि क्योर हो जाएगा, पर वो लेते नहीं है क्योंकि 1 महीने के बाद सिम्टम्स कम हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो दवाई लेना बंद कर देते हैं. तो अब उनको कैसे इनकरेज किया जाए कि वो एडहेयर करें 6 महीने का रेजिमेंट. आज का तारीख है कि वो हेल्थ वर्कर जाता है, उनको दवाई देता है, और आप समझते हैं ना इंडिया में वो 2-3 बार बोलता है कि मैं गया था, वो जाता ही नहीं, दवाई नहीं मिलती. तो अब गवर्नमेंट ने, और एक बायरैक करके गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन, IKP, ICSA नॉलेज पार्क, इन सब मिलके इन्होंने एक चैलेंज ग्रांट दिया कि भाई अब मोबाइल के जरिए हम ये क्या प्रॉब्लम किसी तरह और सॉल्व कर सकते हैं. अब उसमें जो सोल्यूशन निकले, सब लोगों की आंखें खुल गई. अब ये जो तरीके हैं, नए तरीके हैं कि आप चैलेंज ग्रांट करिए, आप कंपनी में भी कर सकते हैं, आप कंट्री में भी कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट थोड़ा सा अब सोच रही है इस बारे में क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं. और इस बजट में उन्होंने एक अटल इनोवेशन मिशन करके शुरू किया है जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसा करेंगे. अब सब डेवल इज इन द डिटेल्स. अब अच्छी तरह करते हैं कि नहीं मालूम नहीं,
पर ये जो पावरफुल एक तरीका है लोगों को मोटिवेट करने का टू सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम्स एट स्केल। यही बिल्कुल एक पॉइंट में कहना चाह रहा था कि जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे अभी हाईलाइट किया गया था कि इंग्लिश विल ओनली टेक यू सो फार, उसके आगे इट हैज टू बी इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें अभी तक काफी इन्वेस्टमेंट कम रहा है, एंड जो रेवरी काम कर रहा है और जो न्यूज एंड काम कर रहा है, ये दोनों बहुत ही प्रशंसनीय हैं। And this is how we will go from the 100 million to the 500 million to the billion people. तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, and I'm sure all the companies today are looking at this going from 100 to 500 million target audience. They will come to people like you to make it happen. मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था on CSR. A lot of people ask me saying you're on the social enterprise space, enterprise or social enterprise space में क्या फर्क है? And I believe that there's nothing called a social enterprise. I think there is an enterprise and there's an anti-social enterprise. बिल्कुल right? अब बिल्कुल मेरे लिए समय बिल्कुल अब खत्म होने वाला है, लेकिन एक सवाल पर बात करना बड़ा जरूरी है शरद, और वो ये है कि जो नई जनरेशन है, ये तो बड़ी तेज तर्रार है, तुरंत प्रॉब्लम सोचती है, सोल्यूशन लेके आती है, आइडिया लाती है, काम करने में बढ़ जाती है। लेकिन मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया के लीडर दरअसल वो हैं। क्या ये कहना मुनासिब होगा कि जो लिगेसी कंपनियां हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो टेक्नोलॉजी के इस बदलाव को और वो कैसे अडेप्ट करके अपने बिजनेसेस में तुरंत अपने आप को बदलें, इसको पकड़ नहीं पा रही हैं, वक्त के पीछे हैं? उनको तो बिल्कुल घबराहट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो इसलिए है क्योंकि ये बैंगलोर में ही नहीं, पुणे में भी ऐसा हो रहा है। ये एक नई तरह की जो कंपनीज हैं, इनकी सोच ये है कि देखिए, मैं लॉजिस्टिक्स कंपनी हूं। एक आप सोचिए, अगर बॉम्बे वाली कंपनी है तो वो पुरानी जमाने की, वो कहती है मैं लॉजिस्टिक्स बिजनेस में हूं और टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा यूज कर लूंगे। और जो बैंगलोर और पुणे की कंपनी है, वो बोलती है मैं टेक्नोलॉजी कंपनी हूं जो लॉजिस्टिक्स करती है। अब इन दोनों की जब भेड़ होती है तो बैंगलोर वाली कंपनी जीत जाती है। आप देख ही रहे हैं, फ्लिपकार्ट भी इसी तरह सोचती है, मैं टेक्नोलॉजी कंपनी हूं पर ई रिटेल में हूं। अब वो ये जो सोच है, ये हमें और कंट्रीज के एक्सपीरियंस से मालूम है, विन करती है। तो इसीलिए जो हमारे पुराने जमाने की कंपनीज हैं, उनके लिए एक ये बहुत सीरियस थ्रेट है, और उनको अपना धंधा ओनली जो सोच है उनकी, वो बदलनी पड़ेगी। नहीं बदलेंगे तो देखिए, अमेरिका में तो बड़ी बड़ी कंपनी भी जो हैं वो अपने नीज पे आ जाती हैं। यहाँ पे तो अभी तक किंगफिशर ही आई है, बट अभी आप देखिए आप आगे होता क्या है। ये एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी चेतावनी शरद दे रहे हैं, जो सबको समझने की जरूरत है। एक आखिरी पॉइंट टच करना चाहूंगा, आप में से जो जवाब देना चाहें। बिल्कुल मेरा वक्त खत्म हो गया है, सिर्फ 30 सेकंड में, कि बेंगलोर दिल्ली से दूर है, ये मैंने शुरू में कहा, इसलिए शायद इनेबलिंग माहौल है, काम हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। रेगुलेशन के मामले पे कि कंपनियां यहां रजिस्टर नहीं हो रही हैं, सिंगापुर में हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कितना माहौल खुला है, जो हम कहते हैं कि सरकार के बगैर हम ग्रो कर गए, अब सरकार हमारे रास्ते से हटे, इनेबल करे, वो काम अभी शुरू हो गया है या नहीं हुआ है? तो बिल्कुल शुरू हो गया। जो स्टार्टअप्स हैं और हम सब जो हैं, हम बहुत इम्पेशेंट लोग हैं, हमें कल चाहिए। मगर आप जैसे चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सब में ये आ गया है, तो सबको पता है कि ये करना है, बट हम लोग सब कह रहे हैं कि करना है तो कल करिए। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है और जिस पेस से हो रहा है। जी बिल्कुल। मेरा वक्त यहां समाप्त हुआ, लेकिन आगे हमारे 3 सत्र और हैं, जिसमें हम इसी से जुड़े हुए और विषयों पर चर्चा करेंगे, और आखिर में चर्चा करेंगे $1 बिलियन क्लब की, जिसमें बड़े खास मेहमान होंगे, सचिन बंसल, इनमोबी के लोग, दूसरी और कंपनियों के लोग, और बीच में हमारे पास कुछ और एक्सपर्ट होंगे। हर्षदा उनके साथ चर्चा करेंगी, डिसरप्शन, इनोवेशन, आइडियाज और किस तरीके से फंडिंग उनको मिलती है, कैसे ये इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहले सेशन का मैसेज अगर बहुत ब्लंट ढंग से रखा जाए तो एक लाइन में यह है कि बड़े बिजनेसेस को, और जो सोचते हैं कि अंग्रेजी से देश चलेगा और वो महफूज महसूस करते हैं, उनको डरने की जरूरत है। बेंगलोर पूरे भारत से जिस तरीके से बात कर रहा है, वो इंडिया में जो लोग बॉम्बे दिल्ली में हैं, उनको नए ढंग से सुनने की जरूरत है। नमस्कार।